नाज़रीन, गुड मॉर्निंग इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह का आगाज़ हो गया है और यकीनन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। अगर एनर्जेटिक नहीं है, सुस्ती आ रही है तो नींद भगा लें, क्योंकि अब सुस्ती वाला मौसम जा चुका है। मौसम में खासी तब्दीली आ गई है, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं क्योंकि, तो उसके साथ साथ देखते हैं ना सर्दियों में कूजी सा एनवायरनमेंट होता है तो आपका बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं चाहता है। तो जनाब अपनी जो है वो सुस्ती को भगा दें और हमारा शो लगाएं, नाश्ता करें। जो लोग ऑफिस में मौजूद हैं वो भी वहाँ पर जो है ना वो शो को कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले शो का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। तो अच्छी बात शामिल करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं ना कि दौर इतना तेज़ है, लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, हमारी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वक्त कम होता है। कहते हैं ना यार टाइम नहीं मिल रहा, दोस्त यार बुलाते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से मिलना होता है, लेकिन हम कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी प्रायोरिटी के ऊपर कि आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, किसी दोस्त को प्रायोरिटी देंगे, उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में है, आपके रिश्तेदारों की अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, आपके अपनों की अहमियत है, तो आप उनसे मिलने जाना भी चाहेंगे, उनके लिए वक्त भी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना जो है ना वो अपने आप को स्टक रखते हैं अपने कामों के अंदर, अपने डेली रूटीन के अंदर, कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियां जो हम मना सकते हैं, वो सब बहुत पीछे रह जाती हैं। हम सिर्फ अपनी डेली लाइफ में बिजी होकर रह जाते हैं। फिर इन सारे कामों की टेंशन्स रहती हैं इंसान को, जिसकी वजह से इंसान ना किसी से घुलना मिलना पसंद करता है, बस अपने काम में लगे, वो सर्कल है जिसे हमें पूरा करना है और वो बस किए जा रहे हैं। तो छोटी छोटी खुशियां निकालें, लोगों से मिलें, अच्छे तरीके से मिलें, स्माइल्स स्प्रेड करें। और आप यकीन करें कि जब आप अच्छी सोच के साथ लोगों से मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ बेहतरी आएगी, आप खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, आप परेशानियों का प्रेशर बिल्कुल भूल जाएंगे और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में चार चांद और खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे। आपने खुश रहना है, छोटी छोटी खुशियों में खुशी तलाश करने की कोशिश करें और अपनों को टाइम दें, मोहब्बत से उनके साथ पेश आएँ, स्माइल्स बिखेरें। इसी बात के साथ शो का हमने आगाज़ कर दिया है और बात करते हैं। हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो यही बात करनी है कि लाहौर कलंदर के साथ हो क्या रहा है। 183 रन का टारगेट मोर देन इनफ फॉर लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड में लग रहा था मुश्किल में आ जाएगी, बट स्टिल मूसा ने मैच निकाल लिया। 11वां प्लेयर आके जो ना वो खेलता है और फिर विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड की होती है। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, इस पे अब बदकिस्मती कहा जा सकता है, बिकॉज इतना अच्छा लाहौर खेला है कल और उसके बावजूद नहीं जीत पाए। थोड़ा सा मैं इसलिए भी बैड लक कहूंगा कि आप जो देखेंगे पंजाब में मैचेस होंगे, अभी लाहौर में हुआ, इसके बाद मुल्तान और पिंडी में जो दूसरी बारी करेंगे ना, उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है और उसको जब गीला होता है तो उसको ग्रिप करने में या पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। इवन उसके बावजूद लाहौर ने बड़ी तगड़ी फाइट की। आप देखें शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बॉल की, फिर उसके बाद हारिस शुरू में नहीं लेकिन आखिर में आकर उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर किया। मोहम्मद हफीज की इनिंग्स बड़ी शानदार रही। फवाद 98 रन उन्होंने स्कोर किए। बिल्कुल, हफीज की मेरे ख्याल से मैंने जितनी इनिंग्स देखी उनमें से एक बेहतरीन इनिंग्स थी, लेकिन बदकिस्मती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पीएसएल को देखें, कल जो मैच हुआ है, आप जो भी लोग देखने गए थे या देख रहे थे, बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ है। पीएसएल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उम्मीद यही है, अभी देखे 2 मैचेस मैंने, अगर आप माजी में देखे, टीमें एक साथ 3-3, 4-4 मैच जीत के भी हार के भी आगे आ गई हैं। तो अभी भी चांसेस हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इतना करीब आके और इतना जीता हुआ मैच अगर आप हार जाए उसके बाद टीम को दोबारा उठाना। बिल्कुल। तो फवाद उम्मीद भी यही है कि अब बेचारे लाहौर कलंदर के साथ जिस तरह से होता है वो ना हो और अपने आप को
मोटिवेटेड रखें, आके अच्छी परफॉर्मेंस जैसे अभी दी है इस मैच में, इससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अच्छा फवाद, हम बात करेंगे दूसरे मैच की, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग की अगर बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए। साथ साथ हमने पिछले जब आपसे शो में डिस्कशन किया था, प्री PSL शो की बात करते तो आपने कहा था कि मोइन खान के बेटे के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नजरें हैं और तनकीद भी रही, लेकिन आपने कहा था कि आजम खान अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। बड़ा अच्छा खाता खोला उन्होंने, 30 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 40 रन स्कोर किए। अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है ओवरऑल उनकी। देखिए, मैं असल में थोड़ा सा फॉलो कर रहा होता हूँ क्लब क्रिकेट को, और यहाँ पर जो भी प्लेयर्स नए आ रहे होते हैं ऐसे ही है। तो मैंने इस बच्चे को 2-3 महीने काम करते हुए देखा। उससे पहले भी ये कराची में अगर आप बात करें T20 क्रिकेट के हवाले से, कि उन प्लेयर्स में से हैं जो बड़े अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, तो मुझे एक उम्मीद थी, ट्रस्ट था जिस तरह से वो काम कर रहे थे। जी ठीक। बट हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ताल्लुक किसी क्रिकेट वाले घराने से हो तो आपके लिए शुरू से ही तनकीद शुरू हो जाती है। और ये यंगस्टर है, अब ठीक है थोड़ा सा वेट इनका था, लेकिन उस पर भी उसने मेहनत की। तो जब आप मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा नजर आता है, और वो नतीजा नजर आए जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से ये खेलते रहे, अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर इसी तरह से खेलते रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा कि जी आप अभी फौरन खिला दें, लेकिन अगर अच्छा खेलते रहे तो क्यों नहीं हम पाकिस्तान के लिए खिलाएं उन्हें। और क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सारे आपके मीम्स बन रहे हैं, आपका मजाक उड़ रहा है हर जगह पे, और आप जी आप एक कोच के बेटे हैं, ये पहली बार बड़ी प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा फवाद, अभी 2 दिन का चूंकि ब्रेक है, मैचेस नहीं है, और मुल्तान में भी मैचेस होने हैं, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान जो अभी तक जीत नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये टाइम पीरियड, उनको टाइम किस तरह से बाय करना है, और आप समझते हैं कि मोराल बूस्ट होगा, रेस्ट मिलेगा प्लेयर्स को अभी, और मजीद तो बेहतरी आएगी और मजीद एक्साइटिंग मैचेस हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए अच्छा, 3 टीमें जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मुल्तान, लाहौर, कराची स्टिल मुझे इन दोनों से बेहतर लग रही, बट इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बाकी ऊपर की टीमों को हराने के लिए। मुल्तान का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन जो उम्रें हैं ना उन सब की 38-39 के करीब हैं ज्यादातर जो 3-4 प्लेयर्स हैं। अब उनके लिए इशू ये आएगा कि जब बैक टू बैक मैचेस होंगे और तकरीबन 7-8 मैचेस आपने और खेलने, तो उस वक्त देखा जाएगा कि उनका फिटनेस लेवल क्या है, जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे सिर्फ मुल्तान का प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि मुल्तान वाले एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं उनके, लेकिन वो बहुत ज्यादा उम्र भी है। आपने देखा कि दूसरा मैच खेला, प्लस पंजाब में जो मैचेस होंगे उसमें टॉस बहुत वाइटल होगा, जो टीम भी पहले बारी करेगी उसको एक तरह का एडवांटेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ही नेक्स्ट मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं कि मुल्तान की परफॉर्मेंसेज जो है वो बेहतर होती हैं और मुल्तान अपने जीत का खाता नहीं खोलते। बहुत शुक्रिया फवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। बात जनाब PSL की हो रही है, तो PSL का मेला सजा हुआ है, यकीनी तौर पर 2 दिन का ब्रेक है, जिसके बाद अब मैचेस का दोबारा से आगाज होगा, तो बड़ा रेस्ट मिलेगा प्लेयर्स को, और यही कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो लीग में आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो जो है ना वो प्रेशर भी बढ़ता है, मैचेस का जो है वो कलर भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट होता जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे जनाब बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से, और ये बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं वालिदैन को कि एक सर्टेन एज तक इनिशियली तो बच्चों की वैक्सीनेशंस करवा ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशंस नहीं करवाई जाती, और अब इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि बीमारियाँ भी मज़ीद आ रही हैं वो वैक्सीन्स की वजह से प्रिवेंट होती हैं, लेकिन बड़े भी उनकी वैक्सीनेशंस नहीं कराते, कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब बीमारी होगी तब देखेंगे। लेकिन ये सारी मोहलिक बीमारियों से हम बच सकते हैं जिन जिन की वैक्सीन दरियाफ्त हो चुकी हैं, और अगर प्रॉपर वैक्सीनेशंस ले लें तो क्या होता है। और इस रुझान को जो है वो 2019 की अगर बात की जाए तो WHO ने 10 बड़े आलमी ख़तरात में शामिल किया कि अगर हिफाजती टीके बीमारियों से मुतालिक ना लगाए जाएँ तो दुनिया के अंदर वो बीमारियाँ फैलती जाएंगी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है, ये काम कैसे करती है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है,
किस तरीके से लगवाई जाती हैं, कौन सी एज तक लगवाई जाती हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साइद आफ्ताब साहब। वेलकम करेंगे उन्हें शो में। साइद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। वैक्सीनेशन जो है वो है क्या और कितनी अहम है, बीमारियों से हमें बचाती कैसे? वैक्सीनेशन जैसे आपने बताया, मुझे सबसे पहली बात है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है लोगों का, मतलब कि बचपन से लेके जब तक आप ज़िंदा हैं आपको कोई ना कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। सही है। ये नहीं कि जिस तरह लोगों का ख्याल है कि जी 6 महीने 8 महीने या जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 18 मंथ्स तक या जो भी है वो आपने वो 18 महीने लगा ली तो बस बात ख़त्म हो गई। वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है और जो हिफाजती टीके हैं वो बीमारी से कई दर्जे बेहतर है। बेहतर है कि आप अगर क्वालिटी की वैक्सीन लगवा लें, ठीक है, आप वैक्सीन लगा लें तो वो एक मुख्तलिफ बीमारी या एक जानलेवा बीमारी से आपको बचा सकती है। तो ये वैक्सीन का जो मतलब जो वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है और इसके ऊपर हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है ये कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकती है, और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होती हैं? वो तो उसमें तो एक लंबी लिस्ट है कि उसमें तो आम चीज़ें जो आप सुनते हैं, डिफ्थीरिया, काली खांसी, जी। पोलियो, ये तो मतलब इस तरह की तो ढेर सारी बीमारियां हैं जो आप अगर आप हिफाजती टीके लगवाएं तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट का ही जो EPI प्रोग्राम है जिसका मतलब वो है वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो जो अगर गवर्नमेंट का सरकारी ही प्रोग्राम आप बेसिक लगवा लें तो वही आपको काफ़ी बीमारियों से बचाव दे देता है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वैक्सीन्स लगवाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है आपके बच्चों को। और आजकल जिस तरह हेपेटाइटिस फैला हुआ है, टाइफाइड फैला हुआ है, बेतहाशा दुनिया तो कोरोना वायरस के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में तो कोरोना वायरस किस्म की तो चीज़ें हर वक्त ही पल रही होती हैं। तो कौन सी एजेस हैं बच्चों को जो वैक्सीन लगवाने ज़रूरी हैं? कोई एज ग्रुप है सर्टेन के 5 साल तक लगवानी है, 3 साल तक, 1 साल तक? नहीं, ऐसे देखें जी कोई कट ऑफ वैल्यू नहीं है। बच्चों को और बड़ों को वक्तन फ़वक्तन अपनी वैक्सीनेशन जो स्टेटस है या जो वैक्सीनेशंस है वो रिव्यू करनी चाहिए डॉक्टर के साथ। कभी कभी नई वैक्सीन्स आ जाती हैं। आम तौर के ऊपर 2 साल का एक हिस्सा है, पहले 2 साल के ज़्यादातर आपको वैक्सीन्स लगती हैं पहले 2 साल में। फिर 5 साल के बाद उनके बूस्टर्स लगते हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन जिस तरह फ्लू का सीज़न होता है आजकल, इन्फ्लुएंजा का सीज़न है, वो टीका हर साल लगता है। टाइफाइड का जो टीका है, टाइफाइड की वैक्सीन, वो तकरीबन हर 2 साल लगती है। अब जैसे जैसे वैक्सीन्स बेहतर होती जाती हैं तो हमें कम, तो ये वैक्सीन जो है वो बड़ों को भी लगवाते रहना चाहिए और वो भी इससे फिर बच सकते हैं अगर वैक्सीनेशंस करवाते रहें अपनी? तो जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक ज़िंदगी भर का सिलसिला है। सही। बड़ों को भी, अब निमोनिया से कई लोगों को क्या कहते हैं, लोगों की डेथ्स हो जाती है। निमोनिया का टीका आजकल क्या पिछले 15-20 साल से जब मैं अमेरिका में था तो उस वक्त हम फोर्स करते थे कि भाई आप फ्लू का टीका हर साल लगवाएं और निमोनिया का टीका भी आप 55-60 की उम्र, अगर 55-60 की आपकी एज होगी तो आप निमोनिया का टीका भी लगवाएं। इसके अलावा अगर कहीं आप जाते हैं और आपको मतलब कि आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ कोई वबाई बीमारी फैली हुई है तो आप उसके भी हिफाजती टीके लगवाएं। सही। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अफ्रीका आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप फलाना टीका लगवाएं, ये दवाइयाँ खाएं। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये चीज़ जो है, ये पाकिस्तान में या तो हमारे डॉक्टर हज़रात बताते नहीं हैं, पहली बात ये है, या उनको खुद ये तालीम दी नहीं गई होती, या तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट के कोई रूल या रेगुलेशंस ऐसा सच है नहीं
कि जी अगर आप यहाँ से कहीं सऊदी अरेबिया जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो आप कोई ख़ास मतलब कि आप ये चीज़ें लगवाएं। शायद उम्रे के लिए वो कहते हैं कि गर्दन तोड़ बुखार का आप शायद टीका लगवा लें, लेकिन एज सच कोई। अच्छा, अब डॉक्टर साहब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तब्दीली आ गई है मौसम के अंदर, तो अब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, तो अब हम कौन कौन सी वैक्सीनेशन इस वक्त करवा सकते हैं, बड़े भी ख़ास तौर पे और बच्चे भी, क्योंकि अभी मच्छर वगैरह पैदा होने शुरू हो जाते हैं, आगे डेंगू का ख़तरा होता है, मलेरिया, टाइफाइड और दीगर बीमारियाँ होती हैं, तो कौन सी वैक्सीन इस सीज़न में जो है ना वो करवा लेनी चाहिए? काफ़ी बीमारियां जो आपने बताई हैं, जिस तरह मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनकी वैक्सीनेशंस तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन टाइफाइड की वैक्सीन मौजूद है। टाइफाइड एक पाकिस्तान में एक अलमिया की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसके बारे में काफ़ी कुछ लिटरेचर में और इंटरनेशनली भी बताया जा रहा है, और मेरे ख्याल से जो कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो कहीं कहीं उन्होंने टाइफाइड की वैक्सीन शुरू की भी है, लेकिन अभी तक आम आदमी को टाइफाइड की वैक्सीन नहीं मिली। इसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च भी की है। सही है। तो इस वक्त आई थिंक सो कि टाइफाइड से बचने के लिए आपको टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वक्तन हर 3 महीने या 6 महीने अपने डॉक्टर जो आपको देखते हैं, आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या आपके फिजिशियन या आपके बच्चों के डॉक्टर जो हैं, जो आपके बच्चे को या आपके मतलब के आपको ख़ुद आपका मुआयना करते हैं, उनको हर 3 या 6 महीने बाद मिल के उनसे अपना वैक्सीनेशन जो भी आपका कार्ड है वो रिव्यू कर लेना चाहिए। ये पूछ लेना चाहिए कि भाई कोई चीज़ रहती तो नहीं है। वो मेरा ख्याल से वो बेस्ट आपके जज होंगे, उनको आपका तौर तरीके का पता है, आपका रहन सहन का पता है, ये पता है आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसा काम करते हैं, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। ये काम हमारे लोग नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि आज एक वैक्सीन लगवा ली एक दफ़ा जी, या प्री एज में लगवा ली, उसके बाद जी दूसरी तीसरी डोज होती है अक्सर वैक्सीन की, वो नहीं लगवाई और वो छोड़ दी, तो वो फिर जो डोज लगवाई है वो काम करती है या नहीं करती है? वो जो इग्नोर कर देते हैं वालिदैन, डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं। नहीं, वो आपने अगर वो क्या कहते हैं ज़ाया तो नहीं होती। अगर आपने लेटर से कि एक वैक्सीन लेटर से हेपेटाइटिस बी की लगाई है पहली, दूसरी और तीसरी आपने मिस कर दी है, तो वो पहली वाली आपकी ज़ाया नहीं जाती। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। आई थिंक ऐसी बात नहीं है। और आप अगर आपने कहीं भी आपका जो ये सिलसिला है, अगर आपने 1 साल के ऊपर रोक दिया है, 1 साल आपने बच्चे को टीका नहीं लगवाया, 1 साल टीके नहीं लगवाए, तो वो आपके जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। वो सिलसिला उसी जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहाँ से दोबारा शुरू हो सकता है। कई हमारे लोग होते हैं वो 1 साल अगर नहीं लगाया तो कहते हैं कि बस उसके बाद वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको आप ना ही इग्नोर करें तो बेहतर है। आमतौर पर हमारे पास बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं कि जब एक बच्चे को कोई टाइफाइड या कोई सीरियस बीमारी होती है तो फिर उनको जाग आती है कि अच्छा 4 बच्चे भी हैं, तो फिर डॉक्टर साहब भी इनकी वैक्सीनेशन अब सही कर दें। अब आप जी। तो जब तक धक्का नहीं पड़ता उस वक्त तक हमारे लोग आम तौर पे जागते नहीं हैं। लोगों को आम तौर पे क्या पैगाम देंगे कि वो वैक्सीनेशंस करवाएं और जो है वो कितना जो है ना वो ज़रूरी है लोगों के लिए? मेरा ख्याल से पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ वबाई बीमारियाँ जो हैं वो एक मतलब बहुत आम है, वहाँ वैक्सीनेशन कराना उतना ही ज़रूरी है जैसे बच्चे को मतलब मेरा ख्याल से एक अच्छी तालीम दिलवाना, उसको अच्छी ग़िज़ा दिलवाना, सही, ये उसी तरह उतना बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर अगर आपको अपनी जेब से पैसे देने भी पड़ें, कई वैक्सीनेशंस हैं जो गवर्नमेंट कवर नहीं कर सकती या उनके पास बजट नहीं है, तो वो आप प्राइवेटली अपनी रिसोर्सेज से आप ज़रूर लगवाएं। सही, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत का मामला है और बच्चों की जो सेहत है और आपकी अपनी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कंसेप्शन है कि खाली बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, बल्कि जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि बड़ों को भी लगवाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपने इतनी सराहनीय गुफ्तगू की। हमें यहाँ पर क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी जनाब, तो फैसलों की बड़ी अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर और ये बड़े जो है ना वो मैटर करते हैं आपकी कामयाबी या नाकामी के ऊपर। अगर दुरुस्त फ़ैसला सही वक्त पर कर लिया जाए तो ये आपकी कामयाबी का सबब भी बनता है, और अगर कभी गलत फ़ैसला कर लिया जाए तो आप उस पर ज़िंदगी भर पछताते भी हैं, आपको पछतावा भी होता है। तो फ़ैसलों पर किस हद तक पछताना चाहिए? कुछ लोग बहुत सोच विचार के बाद फ़ैसले करते हैं और दुरुस्त साबित होते हैं, कुछ लोग बहुत सोचते हैं और फ़ैसला करते हैं लेकिन उसके बावजूद गलत फैसले करते हैं। कुछ लोग बहुत क्विकली डिसीजंस लेते हैं, विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स डिसीजन लेते हैं और उनके फैसले दुरुस्त साबित होते हैं, और यही होता भी है कि गलत भी साबित होते हैं। तो अच्छा फैसला करना किस तरह से करना चाहिए, क्या जो है ना इसके महरक़ात हो सकते हैं, और ये जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके अंदर हिस्सा है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ रसूल जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ साथ हमें आयशा बेला मलिक ज्वाइन कर रही हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम टू द शो आयशा। सबसे पहले आपसे यही बात जानना चाहूँगी कि फ़ैसला करना कामयाबी के लिए ज़िंदगी में, सही फ़ैसला, दुरुस्त फ़ैसला करना, और ये हिस्स आती कैसे इंसान में, डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग को अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन अगेन। देखिए, फ़ैसला इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ। इट्स पावर, आपकी ताकत है, और अगर हम इसको सही इस्तेमाल करें तो हमारी डेस्टिनी शेप होती है फ़ैसला करने की क़ुव्वत से। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स, जैसे आपने शुरू में कहा कि आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं अपने सेशंस में भी कहती हूँ डिसीजन मेकिंग के, कि आपके जितने इमोशंस डिटैच होंगे, इट्स नॉट बैड हैविंग इमोशंस, बट वी शुड नॉट, मस्ट नॉट बिकम इमोशनल आवरसेल्व्स। मतलब माइंड को इमोशनल नहीं होना चाहिए, डिटैच करके इमोशन फिर इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जी हमारे गोल सेटिंग से ये स्टेटमेंट मिलता है कि नहीं। देखें, जिनका गोल ही तय नहीं होता उनके लिए डिसीजन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिनको पता ही नहीं कि जी मैंने करना क्या है, एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस डिसीजन, तो ऑफ कोर्स वो हे वाइड होता है, उड़ता रहता है, इधर से उधर होता है डिसीजन। बट अगेन आई वुड से कि डिसीजन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग राइट बिफोर द डिसीजन। जैसे आपने कहा कि जी बहुत जल्दी में लेते हैं, जल्दी के डिसीजन का मतलब ये कि व्हाट हैज हैपेंड राइट बिफोर द डिसीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। और of course it is scientific, but wisdom is an art, जो कि of course definitely आपके जितना ज़िंदगी आगे जाती है उतना उम्र के साथ साथ बढ़ता है, और वो बुरे डिसीजन करने के बाद क़ुव्वत आती है राइट डिसीजन करने की। दैट इज़ व्हाट वी कॉल विजडम। विजडम की बहुत ज़रूरत है। आस्क फॉर इट, सीक फॉर इट, दुआ मांगा करें कि अल्लाह समझ दे कि हम अच्छे फ़ैसले कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आसिफ रसूल साहब, आप क्या समझते हैं कि अच्छा फ़ैसला कैसे किया जा सकता है? कोई तरीकाकार है इसका, कोई फॉर्मूला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये आज का एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। हम जब ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ सलाहियतें, मुख्तलिफ़ स्किल्स को देखते हैं तो उनमें से ये जो डिसीजन मेकिंग है या फ़ैसला साजी है या फ़ैसला करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम एक रिसर्च का, मैं कल देख रहा था कि दुनिया में जो बहुत बड़े डिसीजन लोग लेते हैं वो बहुत कम तादाद है उनकी, वो 1% लोग हैं जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जिससे बहुत कुछ चेंज आता है, सोसाइटी में चेंज आता है, लोगों की अपनी ज़िंदगी में चेंज आता है। तो इस टॉपिक को अगर हम इस तरह देखते हैं कि ये इतना एक ज़बरदस्त रोल अदा करता है इंसान की ज़िंदगी में, मसलन इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ अगर हम अपने सोसाइटी के हवाले से देखें तो हमारे यहाँ बच्चों की अगर स्टार्ट करें तो हमारे यहाँ घरों में आम तौर पर बच्चों को कोई चॉइस नहीं जाती, एक मेंटली तैयार नहीं किया जाता स्पेशली फैसला साजी के बारे में। और वो होते हैं जो ज़्यादातर जो चीज़ें चल भी रही होती हैं वो पेरेंट्स के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के ऊपर चल रही होती हैं कि ये मुझसे नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं पायलट नहीं बना, तो आपने ये करना है। अब ये जो है ना ओपन एक ही थोप दी जाती है जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अब अगर हम देखते हैं ना, इसमें एक कहावत है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई अपने कपड़ा, कोई सूट है और उसको अगर आपने काटना है तो उसको काटने से पहले 7 दफा माप लें,
उसका फायदा ही, क्योंकि एक दफा अगर कपड़ा कट गया तो फिर दोबारा उसको सेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें ये जो तदब्बुर है, और हमें कुरान करीम भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से भी बहुत सारी चीजें, हजरत अली करमुल्लाह वजहू इसके बारे में बताते हैं कि मतलब इसके क्या क्या बहुत गौर व फिक्र, तदब्बुर, सोच समझ के, पॉजिटिव और नेगेटिव देख के फिर आप डिसाइड करते हैं और उससे फिर आगे वो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहता है। अच्छा, ये जो हम सोचने समझने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आप दोनों से एक ही सवाल लेके आगे बढ़ूंगी और बारी बारी आप दोनों जवाब दीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा क्विक डिसीजंस लेते हैं और दुरुस्त लेते हैं, कुछ लोग बहुत सोच विचार के बाद लेते हैं और जो है ना वो भी ठीक होते हैं, और दोनों चीजें होती हैं, गलत भी हो जाते हैं लोगों के डिसीजन बहुत ज्यादा सोचने पर भी और बहुत ज्यादा क्विक लेने पर भी। तो क्या तरीका होता है, या पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी मैटर करता है? क्विक डिसीजंस को आप रेट करती हैं ज्यादा दुरुस्त या सही आयशा, या बहुत सोच विचार के बाद जो फैसले लिए जाते हैं? देखिए, पर्सनली आई वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, मगर आपकी बात ठीक है कि मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था कि जो डिसीजन है, सर भी अभी बात कर रहे थे कि दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ, ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन लेना चाहते हैं। अच्छा, हम इस वक्त जजमेंट नहीं करें, बिकॉज जजमेंट अगेन इज एन आर्ट जो कि बहुत फ्लूइड है, आपका वक्त कम है। देखिए, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि डिसीजन ऐसा होना चाहिए विच वुड मेक मी हैप्पी, बट आई वुड ऑलवेज से कि हैप्पीनेस इज अ मोमेंट्री फैक्टर और गोल सेटिंग इज द बिगर फैक्टर। सही। डिसीजन शुड नेवर बी इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द गोल। गोल क्या है वो आपको खुद पता है। ये सबसे पहले वो कहते हैं ना, कोई कहता है कि जी कॉइन हमें उड़ा के देख लेना चाहिए कि डिसीजन क्या लेना है। जब वो हवा में होता है तो पता चल जाता है कि व्हाट इज माय गोल एंड व्हाट डू आई एक्चुअली वांट। अच्छा, इमोशनल आई ऑलवेज से डिसीजन के साथ जब तक आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी तो आप वो काम दिल से नहीं कर सकेंगे, मगर दिमाग को इमोशनल नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ज़्यादा इमोशंस हों तो वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जो सबको डिसीजन में होता है, जो आप कह रही हैं कि बहुत वक्त लेते हैं और कभी डिसीजन सही नहीं भी होता है और कभी सही हो भी जाता है। सही इन द एंड अगेन इट शुड बी aligned with the goal finally we want in our lives, बच्चे की ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं। and then again जैसे सर ने कहा कि माँ बाप तय कर लेते हैं कि बच्चे को क्या करना है। I think the child should have confidence कि वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या चीज़ आगे जाके बेहतरीन होगी, और फिर रैशनैलिटी इतनी होनी चाहिए कि कन्विंस कर सके खुशी के साथ माँ बाप को कि जी दिस इज़ नॉट व्हाट आई थिंक आई वुड बी एबल टू डू। बिल्कुल, लाइक माई पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। वालदा डॉक्टर थी, चाचा डॉक्टर थे, फैमिली दे वांटेड मी, और नंबर भी बड़े अच्छे आते थे बायोलॉजी में। बट आफ्टर वॉचिंग फ्यू डेड बॉडीज आई रियलाइज कि जी मैं ये खुशी के साथ नहीं कर सकूंगी। आई वुड बी लाइक यू नो इन अ बैड मोमेंट एवरी डे। तो मैंने फिर फिलोसफी और लिटरेचर और बाकी चीज़ें ले ली और उसमें पहले कन्विंस किया वालदैन को। ऑल्दो वालदा इतनी खुश नहीं थी, वालिद ने मुझे बढ़ के शाबाश दिया and he said move on, you can take whichever subject you would like to. सही। So that is, you know, you have to first make the decision in your head and then go on with your full throttle. पूरी ताकत के साथ आप कन्विंस करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद फवाद साहब भी, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट है, उन्हें भी वेलकम करेंगे शो में। लेकिन इससे पहले कि आपको शामिल गुफ्तगू करें इस टॉपिक में, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बड़े रेगुलर कॉलर हैं याया हमारे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कहेंगे आज के टॉपिक पर? वालेकुम सलाम, आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली बेला को, क्योंकि बेला से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पीटीवी के ज़माने से ही मैं इनको सुनता रहा हूँ। और देखें, बात सारी है कि मेरी नज़र में, मैं अगर अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करूँ तो जज्बाती फैसले ना इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बाज़ दफा आपको बड़ा सोचना पड़ता है, आप कोई आपके मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो रही है और आपके घर में कोई चीज हो रही है, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं जज्बाती फैसलों से, आपके अच्छे काम भी बुरे बन जाते हैं। मेरा सवाल क्योंकि इनसे यही है, देखें, एक चीज होती है कि एक फैसला होता है जो अपने लिए कर रहे होते हैं, एक फैसला होता है जिससे दूसरों की जिंदगियां मुतासिर होती है, वो फैसले करते हैं। मैंने बहुत सोचा है। दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि हमें अपने बच्चों को
फैसला करने की कुव्वत जो है माँ बाप बहुत उनकी मोटिवेशन से होती है। आपके मोटिवेशनल स्पीकर भी बैठे हुए, तो हमें अपने बच्चों को ऐसा क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने फैसले कर सके, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। चलें, तो ये आपका जो सवाल है वो सबसे ही पूछेंगे। अहमद को पहले शामिल करते हैं। अहमद, आप क्या समझते हैं कि अच्छा फैसला करना ये पावर कैसे आता है, ये सेंस कैसे डेवलप होता है इंसान के अंदर, और फिर कोई डिसीजन ज़्यादा आप समझते हैं कि हेल्दी और प्रोडक्टिव होते हैं, या यू टेक टाइम एंड थिंक अबाउट इट, वो जाके चीज़ें डिलीवर करते हैं आप फिर? जी रमशा, सॉरी, इसमें एक दो चीज़ें हैं जिस पे मैं ज़रूर आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन। वो है कि डी बोनो एक बहुत बड़े राइटर हैं, एडवर्ड डी बोनो। उनकी एक बुक है 6 थिंकिंग हेड्स, वो है ही डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आपने डिसीजन मेकिंग अगर करनी है किसी भी तरह की, तो उसमें आपको वो कहते हैं कि आपके पास 6 थिंकिंग हेड्स हैं जो आप एक एक करके पहने, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा। लेट्स से एक दो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो कहते हैं आप जब वाइट हेड पहनते हैं, यानी आपने एक पैटर्न डिसाइड करना है। वाइट हेड मीन्स यू अज्यूम कि आपने एक वाइट हेड पहना है, उसका मतलब है अब आपने जो भी डिसीजन लेना है उसके लॉजिकल सीक्वेंसेस देखने हैं। सही। सच एज अगर मुझे एक घर तामीर करना है और मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या उस जगह पे सिक्योरिटी का सिस्टम है, पानी वगैरह है, वहाँ पे मैं रह सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। सो जो लॉजिकल पैटर्न है वो कहते हैं वाइट थिंकिंग हेड को यूज़ करें आप। सो वंस यू डू इट एट फर्स्ट, तो दूसरा वो कहते हैं यूज़ रेड थिंकिंग हेड। रेड इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट, जिसकी अभी आसिफ और आयशा भी बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर आपके तमाम फैक्ट्स इकट्ठे आपने कर लिए, आपको लगता है कि ये एरिया बहुत अच्छा है, पोस्ट मॉडर्न है, आपके अगले 20 साल यहाँ पे रहेंगे, बच्चे भी पलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आपका दिल कहता है कि नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये कोई गड़बड़ है, मेरा दिल नहीं मान रहा है इस पे, तो फिर राइट देयर उसको छोड़ दे। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपका दिल नहीं मान रहा, आपकी लॉजिक सारी सेटिस्फाई हो रही है, वो इंट्यूशन वाली बात, इंट्यूशन वाली बात। एंड देन ही सेज कि आप ब्लैक थिंकिंग हेड पहने, जो आपकी तमाम जितने आपने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उनके अगेंस्ट आपको कोई दलील दे रही है कि जो आपने इकट्ठा किया, मसलन आपने कहा कि यार वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो आपको देता है कि यहाँ पे किस एरिया में कैसी हो सकती है, या उस लोकेलिटी में क्या सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं या नहीं। सो ये चंद एक चीज़ें हैं उसमें। एंड देन देयर इज़ येलो हेड, अब जिसको हम फ्यूचरिस्टिक करते हैं, ग्रीन हेड वगैरह वगैरह। ज़बरदस्त। मैं ये चाहूँगा कि ना सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग में, पर्सनल थिंकिंग में, बल्कि बच्चों के साथ ये एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है कि आप बच्चों के साथ करें, एक एक्टिविटी बना लें। बच्चों को के साथ सीखने या सिखाने का तरीका होता है कि आप उनके साथ खेलना शुरू कर दें। सही। आई टू हैव डन दिस विद माई डॉटर के बच्चे के साथ वो क्रिकेट शौक से खेलती है, तो मैं उसके क्रिकेट को लेके मैथ्स सिखाना शुरू कर देता हूँ। सही। तो आपने ये चीज़ें उनके साथ, बच्चों के साथ करनी है कि उनको गेम में ला के, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अब जो बात अभी याह्या भी कर रहे थे आयशा, कि पेरेंट्स कैसे किरदार अदा कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में बच्चों का, क्योंकि बात वही है कि हर चीज़ में आके पेरेंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में। आप अपने घर से चीज़ें सीखते हैं, आप अपने बड़े बूढ़ों को देख रहे होते हैं कि वो कैसे फैसले लिया करते थे, तो कैसे बिल्डअप हो सकती है चीज़? जी देखिए, मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले तो थैंक्स टू याह्या, जो इन्होंने बात की कि जी बाज़ औक़ात हमारे फ़ैसले गलत हो जाते हैं, और सर भी अभी यही कह रहे थे कि ऑल द हैट्स शुड बी यूज। सब आपके अपने लॉजिक और अपनी इमोशंस को जब आप लेके साथ फ़ैसला लेते हैं तो अमूमन गलत नहीं होता। अच्छा, याह्या का सवाल के 2 हिस्से थे। पहले तो पहला हिस्सा ये था कि जी डिसीजन अगर गलत हो जाए तो उसके नुकसान बहुत बड़े होते हैं। जैसे हिटलर का एक डिसीजन गलत हुआ था तो पूरी उसकी कौम को उसका सज़ा भुगतना पड़ा। जितना बड़ा इंसान का पेडिस्टल होता है, ऑब्वियसली उतना ही बड़ा उस गलती का खिराज होता है। इसीलिए मेरा और आपका डिसीजन और तरह का होगा, वो एक इंसान, एक फ़र्द या एक ख़ानदान के ऊपर को मुतासर करेगा, मगर एक बादशाह का या एक ताकतवर आदमी का डिसीजन उतना ही ज़्यादा बहुत सारे फैमिलीज़ के ऊपर असर करेगा। ऑफ कोर्स फिर उतना ही ज़्यादा आपको ये सब लॉजिक और इमोशन सब एक साथ इस्तेमाल करने थे। अच्छा, बच्चों का ये है कि देखिए एग्जांपल जैसे ये द पेरेंट्स हैज़ टू एक्चुअली वी हैव टू, या टीचर्स को मॉडिफाई करना होता है थॉट को मोहब्बत के साथ। अगर हम जजमेंट और ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे में रिबेलियस हो जाएगा और उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। सही बात है। माई सन इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, और मैं अमूमन बहुत नज़र भी लगती तो बताती नहीं, ही हैज़ सिक्योर्ड, बचपन से वो करते आ रहा है टॉप, और उसने
8 A स्टार्स लिए और नवा A लिया O लेवल्स में। अच्छा, उसके बच्चे जो 7 दोस्त थे उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई यू शुड नॉट बी अ डॉक्टर, यू शुड बी एन इंजीनियर, बिकॉज मैथ्स में आप 100/100 ले रहे हो और अब A लेवल्स में आया एक बड़े स्टूडेंट। तो मैंने उसको बिठा के कहा कि सी योर गोल स्टेटमेंट, इट इज़ ओनली यू हु विल डिसाइड। आपको कुदरत ने बहुत सॉफ्ट उंगलियां दी हैं, आप स्केचेस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, तो सर्जन अच्छे बन सकोगे। अब देखिए ना कि अथॉरिटी भी होती है, बच्चों का दिल क्या कहता है, मार्जिन भी दे। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, वक्त भी मेरे पास कलील रह गया। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, मिसेस बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहती हैं? जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं पहले तो अपने दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। मैं अपने दोनों मेहमानों से यही सवाल करना चाहती हूँ कि इतनी टेंशन के दौर में ये बंदा किस तरह जज करे कि ये फर्स्ट लेना चाहिए फैसला या आखिर में लेना चाहिए? प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। ठीक है, आसिफ रसूल साहब जवाब देना चाहेंगे उनकी बात का। अच्छा, एक अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है और उसमें अगर हम देखें ना तो कोई भी अगर हमने फैसला करना तो वो कल के बारे में करना है, और इसमें एक बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के नहीं हो रहा था कि सडनली कोई आप जाके, यानी बच्चे की अगर तालीम का है, बच्चे का मतलब मैट्रिक के बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लेना होता है कि अच्छा जी इसमें किसने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, क्योंकि थोड़ा सा आगे सुकड़ जाता है मामला आगे फ्यूचर का। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये बड़ा, इसमें पेरेंट्स की आगाही बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। फिर माहौल के हिसाब से, जिस तरह अभी हम देखते हैं 21st सेंचुरी में हम दाखिल हो रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हैं ना, और उसके लिए फिर हम देखते हैं कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर, लोगों से मशावरत, क्योंकि हमारा दीन भी इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि हमें लोगों से मशावरत किन से करनी चाहिए। हर बंदे से आप मशावरत नहीं कर सकते, मशावरत उनसे करनी चाहिए जो एक्सपर्ट हैं। क्योंकि विल स्मिथ एक एक्टर है बाहर का, वो कहता है कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, कि जो आपके ख्वाब हैं इनको प्रोटेक्ट करें। वो क्यों कहता है? वजह ये है कि आप बहुत सारे ऐसे बंदों के साथ जब मशवरा करते हैं जो शायद उसके बारे में कैपेबल नहीं है, जो डाउटफुल नहीं है, वो डाउटफुल है, वो कभी भी उस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप उनसे मशवरा करें जिनकी एक्सपर्टीज है और वो उसके बारे में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब आपको, और उसमें डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब बिल्कुल अच्छा फैसला करें, सोच विचार के साथ करें, कुछ अच्छे लोगों के मशवरे भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वक्त आगे ब्रेक का, मुझे क्विकली बढ़ना है। आसिफ रसूल साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे साथ होंगी, अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, और अपने अगले सेगमेंट में जब हम बढ़ेंगे तो जहाँ हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं और साथ साथ हम अब अगले सेगमेंट में उस पर भी बात करेंगे कि जो छोटा कारोबार है, स्मॉल बिजनेस, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कहते हैं ना कि जीरो फाइनेंस पे भी लोग अब तो बिजनेस कर रहे हैं, आइडिया डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से आप इस दौर में अपना कारोबार कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। तो हम बात कर रहे हैं कारोबार अपना कैसे शुरू किया जाए, और सबसे बड़े, हम कोई बड़े बड़े बिजनेसेस की इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी छोटी चीज़ों की बात करने की कोशिश करेंगे ताकि जो यंगस्टर्स है, हम जो देख रहे हैं कि अभी आजकल जो माहौल है, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, काफ़ी ज़्यादा नौजवान परेशान हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं लेकिन जॉबलेस हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, और क्या सिर्फ कारोबार करने के लिए बहुत बड़ा सरमाया होना ही ज़रूरी है या आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ आइडियाज़ भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्पिरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करके आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे, उनका जर्नी क्या था, कैसे कारोबार शुरू किया और वो आज कहां तक पहुंच चुके हैं। तो अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। आयशा बेला मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले सेगमेंट में भी आप उन्हें देख रहे थे। कराची से अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। दो हमारे पास इंस्पिरेशंस हैं जिन्हें आज हमने शो में बुलाया है, ख़ास तौर पर अली रज़ा हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ अपना कारोबार भी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या बिज़नेस करते हैं और
उनका इसको आगाज़ करने का, शुरू करने का मकसद क्या था और आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ फरहीन भी मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या करती हैं, किस तरह से जो है वो अपना बिजनेस मैनेज करती हैं और आप किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितना सरमाया लगाया, कैसे स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अहमद आपसे कि जब हम बात करते हैं कि एक छोटा कारोबार करना है, लेकिन सरमाया कारोबार करना है, छोटा तो खैर कोई भी नहीं कहता, बस मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, 10-20 लाख रुपए होंगे तो मैं कुछ कर ही लूँगा, ये वाली जो सोच है क्या कितनी मैटर करती है? क्या वाकई इतने पैसों से ही कारोबार शुरू किया जा सकता है या हम कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं कारोबार? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम्स हैं, नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम है, उसमें भी लोन स्कीम भी है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आप आएँ हमसे लोन लें और बहुत आसान किस्तों पे लें, जिसमें पहले साल में तो आपको कोई रिटर्न ही नहीं करना। अच्छा, और उसमें जो आसान किस्तें हैं बड़े आराम से आप कर सकते हैं। टिपिकल जो आपका लोन होता है वो उससे बहुत आसान शराइत पे दिया जाता है और उस पर बिज़नेस प्लान है। द पॉइंट इज़ आप उसको ऑनलाइन आप डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन उसमें बिज़नेस प्लान आपको देना होगा। अब अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ तो आप बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट भी डुबो देते हैं। वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर बात है, किसी ने कोई एक शख्स करीबुल मर्द था, तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? तो उसने कहा कुछ भी नहीं। कहते हैं ये तो आपने जुल्म कर दिया अपने बच्चों पे। कहते हैं देखो, अगर वो काबिल होंगे तो बना लेंगे, अगर वो काबिल नहीं होंगे तो जो है वो भी बर्बाद कर देंगे। तो द पॉइंट इज़ काबिलियत जो कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आप वेस्ट कर देंगे अगर आपको ये नहीं पता कि बिज़नेस प्लान कैसे डेवलप करते हैं, आइडिया एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी कैसे होती है, उसकी आपकी कस्टमर मार्केट रिसर्च जो है वो कैसी है, टारगेट कस्टमर कौन सा है, उस टारगेट कस्टमर से फिर आपने इन केस अगर कहीं पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिप आ रही है तो एग्जिट कैसे लेना है ऐसे वक्त में जबकि आपका सरमाया सेव हो सके। सही। सो इन शॉर्ट ये कि इफ़ यू हैव द बिजनेस प्लान यू कैन एग्जीक्यूट। तो अली, जो बात अभी अहमद कर रहे हैं, इतना सोच विचार के बाद ही बिजनेस शुरू किया था या जो ना कहा कि चलो करके देखते हैं यार, अभी पढ़ाई के साथ साथ कुछ शुगल भी होना चाहिए? क्या मोटिवेशन थी, क्या सोच थी जो आपने जो ना ये बिजनेस स्टार्ट किया और क्या करते हैं आप जरा बताएं लोगों को। असल में मैं फैसल टाउन मून मार्केट में मिंट मार्केटा का मेरा स्टॉल है और मैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाता हूँ और 5 बजे के बाद फुल टाइम नाइट में इवनिंग शिफ्ट में मैं स्टॉल पे होता हूँ और पर्सनली इसको मैं खुद करता हूँ, किसी की हेल्प मैं नहीं लेता, मैं खुद ही स्टॉल पे होता हूँ, मतलब कि डे एंड नाइट वर्किंग करता हूँ मैं। आइडिया ये था कि मेरा शुरू में ही था कि कुछ करना है, मतलब कि अपनी सेविंग भी बनानी है, अपने अखराजात भी करने, यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस भी होता है। तो मैं सेमेस्टर ब्रेक था, मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो एक बंदा मॉडल टाउन सी ब्लॉक में बड़ा अच्छा मिंट सेल करता था, मैंने उसको कहा यार मुझे सिखा दो, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे उसने कहा कि आप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मैं कर लूँगा, आप मुझे सिखा दो। तो 5 दिन का पीरियड था जिसमें मैंने सीखा भी और ज़बरदस्त सारा कुछ मैंने मतलब कि प्लान भी किया, मार्केट भी, जैसे अहमद भाई ने बताया कि आइडिया होना चाहिए आपकी मार्केट कैसे आप मतलब कि सेल कैसे करेंगे, हाउ टू सेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप काम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आपको काम को करना ही नहीं आता, आपको आप कैसे काम करेंगे, आप कस्टमर कैसे आपके पास आएगा, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने वो 5 दिन लगाए, दिन रात लगाए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। 3 भी। तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, जगह कैसे ढूंढी, कैसे कन्विंस किया, ये ज़रा क्विकली से भी आप बताएं। इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी और इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि मेरी पॉकेट मनी से ही मैंने उसको पे किया था। इट वाज अराउंड 40K, जिसमें मेरा फर्स्ट मंथ का रेंट भी था 15K, 25K से मैंने अपना स्टॉल लगाया। सही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100K भी कमा लेता हूँ पर मंथ। ज़बरदस्त। तो इसमें सिर्फ ये है कि स्ट्रेटजी क्या है, ठीक, और आइडिया क्या है, जो अहमद की बात करते हैं। सब देखें, बिजनेस तो डिपेंड ही आइडिया के ऊपर कर रहा होता है। आयशा, आप क्या कहेंगी? एक तो आइडियाज़ की हम जब बात करते हैं तो कमी नहीं है हमारे मुल्क में, लोग करना भी चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि अब जैसे बात करें ना, अभी अली ने कहा कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू कर लिया क्योंकि मैं करना चाहता था, उनकी विल थी और ख़ुद मेहनत करते हैं, खुद अपना जो है ना वो स्टॉल टेक केयर करते हैं। तो आयशा, आप क्या बताएंगी इस बारे में? जी,
मेरा ये जी दिल से बड़ा करीब टॉपिक है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च की। इसमें एक मैंने बाहर की MIT से एक सर्टिफिकेशन भी लिया कि सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर विमेन। औरतें जो हमारे यहाँ है ना, घर में हमारा माहौल ऐसा है कि जो कि बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता कि जी रोज़ाना बाहर निकले और नौकरी करे। तो एक तो माओ ज़ेदुंग का जो थॉट था, फिर हज़रत खुदैजा का भी एक काम था, ये प्रॉफिट्स का काम है कारोबार, और बहुत आसान होता है। सबसे आसान काम ये कि आप कारोबार शुरू करें, मगर मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा ही है। और मैंने रिसर्च किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 39-40 जिसको अब 40 के करीब इंडस्ट्री ऐसी हैं जो ख़वातीन और हजरात भी अगर चाहें तो अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आपके सेफ एनवायरनमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। और मुल्कों की तकदीर नौकरियां ढूंढने से नहीं बदलती, उनकी तकदीर बदलती है जब छोटे छोटे घरों में आपके एक घर में 4 लोग अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हो। और पाकिस्तान की इकानमी में 81% हमारा स्मॉल इंडस्ट्री है। दिस सेटअप, ये जो आपका एक टेलीविजन है, दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। आप बात कर रही हैं, यू आर ऑल्सो फ्रीलांस, यू आर एन इंडस्ट्री इन योर सेल्फ। ये जो बच्चा है इसने तो इन्वेस्टमेंट की 40,000 की। आई गो टू चेम्बर्स, मैं पेशावर चेम्बर, सरहद, कोयटा चेम्बर जाके, अभी मैं इस्लामाबाद गई थी 19-20 तारीख को, यही मेरा सब्जेक्ट था कि कॉटेज इंडस्ट्री को हम कैसे छोटे छोटे जगह पे, एक आपकी गांव की औरत है, बकरी पालना भी उसके लिए एक कारोबार है, अगर उसके पास एक पैसा भी नहीं है। एंड आई टीच के जी अगर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कौन सा बिजनेस अपने घर से औरत या आदमी शुरू कर सकता है ना। सी बेबी सिटिंग इट्स अ बिजनेस। आप मासियाँ घरों में काम करती हूँ, कहती हैं जी मेरा छोटा बच्चा है, मैं 500 रुपये 1000 रुपये किसी को देती हूँ एंड शी टेक्स केयर ऑफ माई चाइल्ड। नाउ दैट्स ऑल्सो, उसको पता नहीं है, उसके पास ऐसी स्ट्रैटेजी या क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दे आर अननोइंगली डूइंग अ बिजनेस जिसको आप आगे ले जाके डे केयर में मॉडिफाई कर सकते हैं। अगेन ये वो मुल्क है जहाँ मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप थर पार्कर में जाएं, मैं मिट्टी गई हूँ, रोटेरियन हूँ, वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनकी डिलीवरी हो रही होती है 30-30, 35-35 दिन पुराने ब्लेड के साथ जिसके ऊपर जंग लगा होता है। दे डोंट हैव इक्विपमेंट। तो सप्लाइंग आप एक जगह से खरीदो और ले जाके दूसरी जगह बेच दो कम प्राइस पे, अपना पैसा रख के, दैट्स ऑल्सो बिजनेस। तो इसमें ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसका बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे पूरे दिन का प्रोग्राम करें। और यूथ आपकी 60% है, और ये बच्चे की इतनी अच्छी बात है कि ही इज डूइंग। अच्छा बिजनेस बिल्कुल ऐसे देखें ना, आपने स्टार्ट लेना है, आपने आइडिया ले, बिल्कुल आइडिया लें और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अहमद, कौन कौन से बिजनेसेस किए जा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ? कुछ आइडियाज शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे नौजवानों को कि वो भी अभी जो बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि उनको कुछ समझ में आए और जो है ना वो मोटिवेशन मिले। आज और इन लोगों से भी पूछेंगे। चंदिक जैसे आयशा ने भी डिस्कस किए और हमारे बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, और वो ज़ीरो और लेस मनी के साथ हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ प्रोग्राम जिस तरह से हैं, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने स्किल डेवलपमेंट फंड एक कायम किया हुआ है। यहाँ पे उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें वो आपकी प्रॉपर स्किल डेवलप करते हैं। आपको अगर फ्रीलांसिंग, सिर्फ अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहें विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है इतनी नॉमिनल होगी कि डेटा आपको चाहिए और एक सिस्टम चाहिए, वो आप किसी दोस्त से मांग भी सकते हैं। उसके साथ बैठ के आप कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकते हैं, आपकी रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत अच्छे बड़े नाम हैं जिन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया और इस वक्त वो अच्छे खासे बड़े काम कर रहे हैं और उन्होंने आगे फ्रीलांसर रखे हुए हैं। तो मेरी ज़ाती इसमें 2 चीज़ें होंगी इसमें टेक। नंबर 1 काम कहीं से भी शुरू कर दें, स्टार्ट डूइंग इट राइट वेयर एवर यू आर। क्या काम करें? ओके, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे तो फ्रीलांसिंग हो गई, चले कंटेंट राइटिंग आपने कर लिया, आर्टिकल राइटिंग, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग के ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें ये तो एक अलग ही इस पे शो होना चाहिए वैसे तो। एग्जैक्टली, ये इतना ज़्यादा है। मैं इसलिए जो एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जैसे दोस्त ने किया है, मार्केट्स अवेलेबल हैं, आप जाएँ। जैसे
बहुत बड़े बड़े हमारे पास नाम आते हैं जिन्होंने काम ऐसे ऐसे किए हैं वर्ल्ड वाइड भी, कि अपनी एयरलाइंस हैं कुछ बड़े नामों की। तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैं आपको वो दिलचस्प बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मैंने अपने काम जो था वो शुरू किया 8 साल की उम्र से। ठीक है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 2 साल लेट हो गया था, और इसका मतलब है कि 6 साल की उम्र से काम शुरू करना चाहिए था। सो हमारे पास आप चाहे किसी जॉब दिला दें या काम करवा दें, ये दोनों चीज़ें इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि आपको बिजनेस का एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है। सही आपको। और क्यों मैं फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों ज़्यादा फोकस करता हूँ, इस वक्त देखें डिजिटल एज है, डिजिटलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया है। इन बच्चों को भी आज नहीं तो कल, जैसे अभी वो बता रही थी फरहीन भी, कि एक ऐप है जिसको वो यूज़ करके कम से कम ये करती हैं कि किराया दिखा देती हैं कि इतना किराया आपका बनेगा। आई लाइक द आइडिया। तो आपने डिजिटल अगर फुटप्रिंट आपका नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 सालों में बिल्कुल ऑब्सलीट होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो भी बिजनेस करें, आयशा, शेयर योर आइडियाज़ कि और जो है ना वो नौजवान या ख़वातीन क्या कर सकती हैं, जो है ना, या क्या कर सकते हैं विद लिटिल इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। मैं आपको देती जाऊंगी यहाँ टक टक करके नेम। जिस सर ने कहा कि जी फ्रीलांसिंग राइटिंग में बहुत बड़ा ये एक, देखिए मैं जाती हूँ एज अ ट्रेनर, तो वो कंपनी जो मुझे 30,000 या 50,000 पे कर रही है पर घंटा, मैं वहाँ पे एक आम प्रेजेंटेशन नहीं ले जा सकती। तो आई गॉट यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कियाँ भी हैं उसमें, जो कि मेरा स्लाइड शो बना के देती हैं। मैं उनको कह देती हूँ, ईमेल कर देती हूँ, जी ये आपने प्रॉपरली लाना है। उनके मैं महीने के कुछ पैसे मैंने बांधे हुए हैं कि जी दिस इज़ योर मनी। तो विद देयर एजुकेशन दे आर डूइंग दैट फॉर मी। और मेरे साथ और भी लोग होंगे जिनका उन्होंने बिकॉज प्रमोशन किया हुआ है और पब्लिसिटी की हुई है कि जी ये मेरा काम है, मैं आपके फ्री। इसी तरह जो लिखने में अच्छे हैं, ट्रांसलेशंस, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मैंने जो लिखना शुरू किया था, जो मेरी कमांड हुई, अच्छा लिखने वाले की हर इदारे को ज़रूरत होती है। तो आई स्टार्टेड विद द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, बट देन आई थॉट कि अच्छा आई कैन मेक मोर मनी फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। उसमें पैसे ज़्यादा मिलते थे, कई गुना ज़्यादा। और दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग फ्रॉम होम। अच्छा, जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसमें बहुत सारे, स्विंग है, हम बनवाते हैं जी पर्दे, लड़कियां औरतें घर बैठी होती हैं, जिसको मैंने, जब मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से बाहर निकली तो मैंने पहला ये किया कि फ्रीलांसिंग के आई न्यू हाउ टू स्टिच। मेरे वालदैन ने मुझे सिखाया, दे रियली वांटेड कि जी हमारी बच्चियों को आए काम। तुम्हारी चीज़ होता था सेंट जोसेफ्स के पीछे, जहाँ मैंने बच्चियों को अच्छा दे कांट मेक कॉकटेल्स, वो बड़ा ही इकोनॉमिकल इदारा है, तो उनको सिखाए कॉकटेल बनाना, या फिर स्विंग कि जी आप ब्लाउज कैसे सीते हैं, आप ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल हम ये जैसे भी अहमद को भी कहा कि बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर मजीद भी बात होनी चाहिए और हम करेंगे भी, हमारा मकसद है। फरहीन, चैलेंजेस को कोई आपने कैसे निपटा? कि डर लगा कि मैं ये शॉप ले रही हूँ, नहीं चली तो क्या होगा, या मैं कैसे जो है ना वो फिर पे ऑफ करूँगी, उस डर को कैसे निकाला या कैसे फेस किया? चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, रिस्क तो हर चीज़ में ही है। जब आप खड़े हो जाते हो ऑन, मतलब बिजनेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो आपको आज भी ये नहीं पता होता कि कल आपको लॉस होना है या नहीं होना है। सही बात। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो। बीच में मेरे साथ भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 1.5 साल हुआ, मेरी 5 महीने शॉप भी बंद थी। सही। और मतलब मेरा सामान भी थोड़ा थोड़ा एक्सपायर भी हो रहा था, और चीज़ें मुझे, मतलब मैं पीछे, मेरा डाउनफॉल एक तरह से आया था। वही सेल कर करके मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। तमाम चीज़ें मेरे साथ भी, सर्कमस्टेंसेस और क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। सही। लेकिन मुझे एक था कि मतलब स्टॉप नहीं करनी है चीज़ को, स्ट्रगल करते रहना है। आपने मतलब, अली क्या मोटिवेशन रखी, कैसे जो है ना वो चैलेंजेस यकीनन आए होंगे, बहुत ज़्यादा आए होंगे? असल में बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अब एक छोटा स्टॉल में भी उतने ही मसले हैं जितने एक बड़ी फैक्ट्री वाले को मसले हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस रोज़ ही आते हैं। LDA का इशू आता है, मतलब कि मंथली रेंट का इशू आता है। अब डेली मार्केट में मतलब कि मेरे जैसा कोई और काम शुरू कर ले, उसको कैसे फेस करना है, अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, सेल को कैसे इंक्रीज़ करना है, सीज़न आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, सीज़न आउट हो तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है, सीज़न इन हो तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है। सही बात है। तो असल में हम लोग बिज़नेस में कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है। हम जॉब लेना चाहते हैं लेकिन हमें कोई काम ही नहीं आता। ऐसा ही है।
जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं होंगी हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम कर भी लेंगे तो बिज़नेस कामयाबी ऐसे ही। और बिजनेस मेरे ख्याल से जो सारी बातों का जो है अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो डिपेंड्स ऑन आइडिया, स्किल और आपका हार्ड वर्क, आपकी मोटिवेशन और हाउ यू मैनेज थिंग, आपके जो ना इंटेंशन क्या है, इन चीज़ों के ऊपर मैटर करता है। तो आप फिर पैसे तो इसके बाद आ रहे हैं आज के डिस्कशन में अगर हम देखें तो आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। आज से आगाज़ करने की कोशिश करें, घर मत बैठे, सोचें और जो है ना वो आगे बढ़ने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप सब आए और अपनी स्टोरीज आपने हमसे शेयर की। इस पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे, मज़ीद फैक्टर्स को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। वक्त यहाँ पे क्योंकि ख़त्म हो गया, ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा शो में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। अब हम बात करेंगे जनाब के ख़वातीन अक्सर चूँकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है और उसको फिर कम करना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उसको कैसे कम करें वज़न को, और फिर ख़वातीन जो है वो कैसे कम कर सकती हैं, ना सिर्फ और एक्सरसाइजेस घर में क्या कर सकती हैं, जिम ज्वाइन करें, योगा करें, क्या करें कि जो ना वो रैपिडली वज़न कम हो जाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि मोटापे से परेशान ना हो, उसका मुकाबला करें और उसे भगा दें। क्यों रहमान? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और ये बहुत टॉपिक जो ना बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हमें बताना चाहिए क्योंकि मोस्टली ख़वातीन ये सोचती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये कम नहीं हो सकता और खाना पीना उसी तरह शुरू कर देती है, फिर उसके बाद जो है ना ये बहुत स्टक हो जाता है, स्टबर्न फैट बन जाती है। बिल्कुल, इस फैट का मुकाबला कैसे करना है, उसको भगाना कैसे, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं जिया अली जो कि योगा एक्सपर्ट भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, तो आप उन्हें देखते रहते हैं टेलीविजन पे। वेलकम टू द शो जिया, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो ख़वातीन का साथ इशू होता है कि जनाब अब खूब खाए जाओ क्योंकि आपने एक बेबी को जो है ना वो पैदा करना है, तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वज़न बहुत बढ़ जाता है इस सारे चक्कर में, फिर कम करना एक बड़ा मसला होता है। आप कैसे बताएंगी क्या कर सकती हैं ख़वातीन? मैं समझती हूँ कि एक जो अल्लाह की कुदरत का इतना बड़ा गिफ्ट है औरत के लिए प्रेगनेंसी, हम अगर उसको बिल्कुल कुदरती निज़ाम के मुताबिक रखें, स्पेशली अभी हम थोड़ा आज टॉपिक आफ्टर प्रेगनेंसी बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि बिफोर प्रेगनेंसी, इवन इन प्रेगनेंसी अगर वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, एटलीस्ट अपने घर के सारे काम खुद करने शुरू कर देना, जो कि औरतों में ख़त्म हो गया है कि उन्होंने हेल्पर्स रख ली हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन बैठ के टीवी देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, उससे डिप्रेशन होता है, तो सजेरियन की तरफ ज्यादा औरतें जा रही हैं। तो ये चीज बहुत गलत हो रही है बच्चे के लिए भी, औरतों के लिए और हमारी पूरी दुनिया के लिए। एनीहाउ, तो आफ्टर प्रेगनेंसी मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज्यादा औरत को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका पेट लटकने की पोजीशन पे नेचुरली आना है, बिकॉज वो फूला हुआ है, पहले वो टाइट हो गया, सारा बैलून बन गया, अब जब वो ढीली होगी चमड़ी, सो डेफिनेटली और कमजोर होगी, खून बहुत ज़ाया होता है, सब कुछ, सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चा डाइट बहुत ले चुका होता है माँ के अपनी जिस्म से भी, और अगर वो ठीक खुराक नहीं खा रही या खा रही है, वो बहुत सारे मसले। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो स्ट्रेस लेवल औरत के नींद पूरी नहीं हुई थी 9 महीने पेट में, तो ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमारी एक योगा में कहा जाती है, जो आप अपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो है ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, यू कैन सी एंड देख दैट। बटरफ्लाई एक ऐसा पोस्चर है जो कि आप अपनी टांगों को प्रॉपरली जो है वो सर्टन, अगर आपका सजेरियन नहीं हुआ इसके बाद मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि डाइट अगर जिस औरत ने आफ्टर प्रेगनेंसी अपनी डाइट मैनेज कर ली, मैंने अपने उस्तादों के साथ, जाहिद लतीफ़ साहब हैं मेरे उस्ताद हैं जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं हमारी जिया केयर की कंपनी के लिए, शमशाद हैदर साहब हैं, मैं 3 दिन से उनसे नोट्स ले रही थी और बाकायदा, जाहिर है मैंने प्रेगनेंसी अभी तक खुद एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन एजुकेशन जो है और स्पेशली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरे उस्ताद जो हैं वो डेफिनेटली लोगों को देखते हैं, लाखों लोगों का इलाज करते हैं, स्पेशली औरतों का, और स्पेशली वेट इशू जो मर्दों औरतों के हैं वो हमारी जिया केयर कंपनी के जो हैं वो एक मेन इश्यूज हैं। तो मैं समझती हूँ कि डाइट जो है
डाइट एक मेजर इशू है हर इंसान के लिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए। जो औरतें पानी पी रही हैं निहार मुंह, इवन मर्द या औरतें, प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर दें कि ये जो निहार मुंह पानी पीने का स्पेशली डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन की है, ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी रिसर्च नहीं है। हिकमत में, वेद में ऐसी कोई रिसर्च नहीं पाई जाती हजारों लाखों साल पुरानी कि आपको हकीम या कोई वेद सुबह पानी पीने का मशवरा नहीं देता। हर इंसानियत के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट औरत के लिए, सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीना बिल्कुल ऐसे जैसे आप जहर पी रहे हैं, क्योंकि रात पूरी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी में बनते हैं जो पूरा दिन आपको खाना हजम करने के लिए। बिल्कुल, पानी जो है ना, जाहिर सी बात है, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज में, इवन डाइट में आप मैटर करते हैं ना, कंटेंट आपका, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। रहमान हमारे साथ है, रहमान जरा बताइएगा कुछ एक्सरसाइजेस के खवातीन। नहीं, मेरी बात आपने गलत अंडरस्टैंड की है कि सुबह पानी नहीं पीना। अच्छा, सुबह पानी ना पिए आप कह रही हैं? मैं आपको सिर्फ ये कहना, मैं कह रही हूँ निहार मुंह पानी नहीं पीना। आपने पूरी बात मेरी गलत अंडरस्टैंड की है, आई डोंट वांट कि पब्लिक तक ये बात पहुंचे। मैं आपको कह रही हूँ ये रिसर्च है, ये सिर्फ 50 साल 60 साल पुरानी भी नहीं है कि लोगों को सुबह पानी पीने की तरफ लगाया गया है। वो एक सर्टन, मुझे लगता है कभी कभी कोई क्रिमिनल लोग काम कर रहे हैं। वेद में और हर्बल में इस बात को सख्ती से मना किया गया है कि सुबह पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपका हेयर फॉल होने लग जाता है, आपकी बॉडी में पेन आनी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता है, और स्किन के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। रिफ्लेक्स करना, खाना हजम ही नहीं होता है। तो सुबह कभी भी इंसान को खजूर के साथ या एक नॉर्मल नाश्ते के साथ, आपको हेल्दी नाश्ते के साथ अपना दिन शुरू करें। ना सुबह चाय पिए एम्प्टी स्टमक, और ना ही सुबह पानी पिए। सो मेजर जो प्रेगनेंसी वाली औरतें, स्पेशली आपकी किडनी जो है वो खराब होने शुरू होती है, वीक होने शुरू हो जाती है, सारा निजाम आपका खराब हो जाता है। जी, आप रहमान से बात कर लें। ठीक है। अच्छा, तो आज हम बात करें कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना, वो वजन कम किस तरह से करना है। तो रहमान, एक्सरसाइजेस हमें कुछ आप बता रहे हैं कि जो पेट लटक जाता है, बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है, डी शेप हो जाती है, उसको शेप में कैसे लेकर आए, तो वो सारी जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, उसको वापस जो है ना वो आपने कैसे लाना है अपनी जगह के ऊपर। उससे पहले मैं 4 हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगा। फर्स्ट, नींद अपनी पूरी करनी है, रेस्ट बच्चे हो जाते हैं तो कहाँ से नींद पूरी होती है रहमान, आपको नहीं पता है। हीलिंग के लिए जरूरी है। उसके बाद आपने वो फूड आपने लेना है जो हीलिंग प्रोसेस करे, हेल्दी फूड। ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, खवातीन को नहीं पता, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की आपने सर्कुलेशन करनी है। स्ट्रेट आर्म, स्लोली, लेग जितनी आप वाइड कर सकते हैं, स्ट्रेट आर्म, देन डाउन, ब्रीद इन। जब आपने ऊपर आना है, ब्रीद इन, कोई जल्दी नहीं है, हमें भागने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। ठीक है। 10 रैप्स आपने लगाने, 1 2 3 4, और उसमें गैप 1 से 2 मिनट हो। और एक बात, ये ऐसा मत सोचें कि वेट एकदम कट डाउन होगा। डाइट आपने कंट्रोल करनी है और हेल्दी फूड आपने लेना है। कुछ ये ना हो कि आप ऑयल प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा लें, और क्रैश डाइट नहीं करनी। हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी क्रैश डाइट मोस्टली खवातीन ये करती हैं, क्रैश डाइट करती हैं। आपने हेल्दी लेना। स्टेजेस हैं। फर्स्ट आपने विदाउट बॉडी वेट के साथ आपने खेलना, उसके बाद आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकती हैं। रेजिस्टेंस बैंड है या लाइट वेट के साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, 1, 10 रैप्स आपने करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद इसको हम रेजिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेमिना आपका बिल्डअप हो जाएगा। एक्सरसाइज करने के बाद पानी की बोतल ले लें या वेट के साथ। लंजेस शेप में लेग पोजीशन इस तरह कर ले, स्ट्रेट, पानी की बोतल 1/2 लीटर की जो है, स्ट्रेट आर्म, देन राइट टू लेफ्ट मूव, 1, स्लोली। इसको स्टार्टिंग में विदाउट वेट भी हम कर सकते हैं, हाथों को ग्रिप को इस तरह बिल्कुल टाइट करके, देन 1 2, रिब्स बैली स्टिफ करनी है, जिसके लिए हमने ये सब कुछ करना है। सही। 2 3, 10 रैप्स ईच साइड हो, 1 2, टोटल 20 होगा काउंटिंग। 3
रिब्स टाइट, ब्रीथ सर्कुलेशन आपकी शॉर्ट हो। 4 5। अच्छा, ये एक्सरसाइज किस चीज़ को इफेक्ट करेगी? आपके बेली को टाइट करेगी। ठीक है, ठीक है। और आप में स्टेमिना बिल्डअप, क्योंकि जाहिर बात है फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी लोअर बॉडी आपकी फिक्स है। स्टेमिना तो बच्चे पैदा हो गए तो खूब सारा स्टेमिना बना ले, क्योंकि बच्चे जो आपको नचाने वाले हैं उसके बाद सही। अच्छा, फूड आपने, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको बार बार खाने को दिल करता है जी, स्नैक्स मील्स अपने पास घर में रखें, कट वेजिटेबल्स रखें, नट्स रखें, और फाइबर, गुड फाइबर, फ्रूट्स वगैरह, जिससे हमने पूरा करना, क्योंकि फाइबर ज़्यादा लेने से आप फुलफिल रहते हैं। ठीक है। ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। ये ना हो कि जंक खाएं, ऑयल प्रोसेस चीज़ें खाएं, उसके बाद ये जो है ना ये बढ़ता जाता है। सही। इसको हमने कंट्रोल करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैट, सॉफ्ट मैट ले लें ताकि नी पे प्रेशर ना आए। ठीक है। बेंड, बॉडी स्टिफ, अपर 90 डिग्री, देन लेग स्ट्रेट, लाइट अप, स्लोली, 1 2 3। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी रेस्ट कर लें थोड़ा, फिर आपसे दोबारा एक्सरसाइज पूछते हैं। आ जाएं आप भी ज़रा बैठे। तो जब ये ख़वातीन के लिए हम बात करते हैं ना, योगा कर सकती हैं जिया ख़वातीन? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी बताया, देखिए जो 9 मंथ का स्ट्रेस है, और स्पेशली अगर औरत, आजकल जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो सजेरियन का, बहुत ज़्यादा सजेरियन हो रहे हैं आजकल, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हैं और बहुत अनहेल्दी खाने खा रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनमें ताकत, एनर्जी नहीं होती कि वो नेचुरल कर सकें, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो रहा है। बच्चे के ऊपर भी होते हैं ये बात। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है लड़कियों से भी, प्लस स्पेशली कि अपने डॉक्टर्स को और उनकी नर्सेस को जो है वो ये ट्रेनिंग देती हैं दिमागी तौर पे कि जी घर वालों को भी कहा जाए कि जी इनको रेस्ट करने दिया जाए। तो ये जो अगर वो कर रही हैं तो सबसे बड़ा नुकसान अपने बच्चे के साथ कर रही हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी जो मोटापे के और वीकनेसेस के इशू आते हैं वो मेजर यही इसी वजह से होते हैं कि इन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान योगा नहीं किया होता, ब्रीदिंग नहीं की होती, मेडिटेशन नहीं की होती, थोड़ी प्रॉपर वॉक नहीं की होती, अपने घर का काम प्रॉपरली उसको नहीं करती हैं, जिम्मेदारी से नहीं करती हैं, लेजी बैठती हैं। अब जिया आफ्टर प्रेगनेंसी हम बात करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी योगा कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं प्रेगनेंसी ख़वातीन जिनका हुआ है वो क्या कैसे वजन कम है? मैंने सजेरियन वालों को तो एटलीस्ट 6 मंथ्स हम योगा ट्रेनर्स जो होते हैं वो सख्ती से मना करते हैं कोई भी बॉडी की किसी किस्म की स्ट्रेचिंग करने के लिए, बिकॉज बहुत डीपर लेवल पे स्टिचेस भी आते हैं और भी बहुत मसले होते हैं। ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग मैंने अभी आपको एक बताया, ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, उससे स्ट्रेस लेवल ठीक होता है, हाजमा ठीक होता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है, वो करना है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक बहुत फेमस है, वो भी जिनका सजेरियन हुआ है उनको नहीं करना होता फॉर फ्यू मंथ्स, एक और अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। बटरफ्लाई कैसी अच्छा, लेकिन एक और चीज है जिया, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मेरा अपना सिजेरियन हुआ है और बहुत बड़े हॉस्पिटल में हुआ कराची में, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन क्योंकि द सेकेंड डे आफ्टर माई डिलीवरी और बहुत ज़्यादा मुश्किल, मैं ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहती थी, बट आई हैड टू डू इट राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज जब सेकेंड डे था तो आई वॉज अनएबल टू मूव और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। लेकिन जब मेरा डॉक्टर आई है तो उसने मुझे, आई वॉज नॉट गिविंग माई बॉडी टू द नर्सेज के नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरी डॉक्टर आई उसने मुझे डांट के उठाया कि नहीं उठो, यू हैव टू वॉक, वरना तुम ऐसे ही बैठी रह जाओगी। उसने मुझे 3 दिन वॉक कराया है, चौथे दिन मुझे उसने एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो पम्फलेट दिया है मुझे उसने कि आप ये जाओ और आपने यू हैव टू स्टार्ट इट, आप अपने इसको कबर्ड पे लगाओ, अपने रूम में लगाओ, बट यू हैव टू डू इट सिंस द बिगिनिंग, वरना आपकी बॉडी डीटोन हो जाएगी और तुम लेजी और लेथार्जिक हो जाओगी। आप मुझे तो ये चीजें बताते हैं डॉक्टर्स, योगा के बारे में पूछ रही जी जी। देखिए मैं यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं हूँ, नहीं मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जी
मैं रिसर्च वर्क, जो पुरानी रिसर्च वर्क है, जो हजारों लाखों साल की रिसर्च वर्क है, स्पेशली सिजेरियन उस वक्त होता नहीं था। जो आज सिजेरियन हो रहे हैं उसमें अगर लोगों को आप स्ट्रेच करने के लिए कहेंगे, योगा स्ट्रेचिंग जो होती है वो काफी मुश्किल चीज होती है, उसको प्रॉपर उस्ताद के साथ करना चाहिए। अभी हम लोग जो मशवरा दे रहे हैं लोगों को घरों में दे रहे हैं। और इवन नॉर्मल डिलीवरी के भी बाद देखिए, घर का काम अगर औरत कर रही है तो उससे बेहतर एक्सरसाइज कोई नहीं है जो कि औरतों ने छोड़ दिया है। हाँ, तो बिल्कुल प्लीज पहले रेकमेंड लोगों को हाईली तौर पे मना की जाती है कि आप अपने घर के काम हाँ जी बिल्कुल ऐसे घर के काम दोबारा अगर शुरू कर दें तो आपका ब्रीदिंग सारा सिस्टम आपका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा डाइट में समझती हूँ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो पानी पीने के मुतालिक, अभी मैंने कहा कि सुबह पानी पीना छोड़ दें बिल्कुल। सारे लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे मेजर इशू बीमारियों के आजकल आ रहे हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो औरतें हैं अगर वो फ्राई और खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर देंगी तो उनका जो बेली का लटकना है स्पेशली वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा फैट भी है तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। डिस्कस कर चुके हैं अभी ये बात रहमान, ये जो बातें होती हैं इसके बाद रोटियां अच्छा रुकिएगा, एक और चीज बड़ी रोटी जो है वो मैं समझती हूँ कि सख्ती से मत आती हूँ जी आपकी तरफ ही यही बात कह रही है, चीज हम डिस्कस कर रहे हैं और की हैं कि पानी वाली बात, डाइट आपने मेंटेन करनी है, बट फिजिकल एक्टिविटी जिसकी जिया भी बात करी है ये बड़ी मैटर करती है, ये बहुत ज़्यादा काउंट होती है। हमने उन एक्सरसाइजेस को इग्नोर करना है जिनमें स्ट्रेचिंग है, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने को भी आप फौरी तौर पे कहते हैं कि आपने नहीं करना है, 1-1.5 महीने यू हैव टू गिव अ ब्रेक और उसके बाद आप स्टार्ट करें। या ये जो हम घर में अक्सर ख़वातीन पोछा लगाती हैं तो उसमें आपको स्ट्रेच ज़्यादा मिलता है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट कि आप जब तक अपनी बॉडी को शेप में नहीं ले आते। तो कौन सी सॉफ्ट एक्सरसाइजेस कितना मैटर करती हैं आपकी बॉडी के लिए? आई थिंक डिपेंड ये करता है कि सिचुएशन क्या है। मैं पहले ये कहता हूँ कि अगर डॉक्टर परमिशन दे देता है कि आप नॉर्मल हो, ठीक है, तो उसके बाद घर के काम जिस तरह बात की इन्होंने कि वो करने चाहिए। और इजी एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई बहुत इजी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की और टर्न अप करने की। अगर बेली डाउन हो रही है तो स्लोली जो है ना वो लिफ्ट अप होती जाएगी। लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्योंकि भूख बहुत लगती है ड्यूरिंग दिस, तो डाइट वो करनी है गुड फाइबर हो, बिल्कुल गुड फाइबर हो, और जो सीजनल फ्रूट आ रहे हैं वो सभी लें ताकि गुड फाइबर उनसे फुलफिल रहे आपकी फीलिंग। स्नैक्स क्योंकि बार बार खाने को दिल करेगा, फ्रिज में या किसी तरह ना इस तरह रख ले ताकि आप ऑयल प्रोसेस चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अभी वही यही बात है। हाँ, तो ये जो वॉक करके वजन कम किया जा सकता है कि अगर बात ये भी हो कि आपने जी जनाब नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं हो रही है, फौरी तौर पे आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही उस चीज़ को, वॉक हेल्पफुल होती है? जब आपने वॉक करनी है ना तो वॉक तो आपने करनी है 10 to 15 मिनट से आपने स्टार्ट करना है। तो देन ड्यूरिंग वॉक आप हाथों को इस तरह अप एंड डाउन पोजीशन में आप स्ट्रेच करते रहे ड्यूरिंग वॉक। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि अगर आप सिंपल आपने वॉक करनी है तो आप हाथों को जो है ना मूव करते रहें और स्ट्रेच करते रहें अप एंड डाउन पोजीशन में। लाइट वॉक आप करते रहें। को प्लीज जी क्या कह रही हैं आप? प्रेग्नेंट औरत को जब तक आप एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ रहमान इस वक्त कह रहे हैं, बता भी रहे हैं, उसकी वीकनेस लेवल को ध्यान रखते हुए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। चक्कर आ जाते हैं अगर उसकी हेल्दी डाइट कंप्लीट नहीं वो करेगी, वो पूरा एक सर्कल नहीं घुमाएगी। 40 दिन उनके जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसमें अगर वो अपनी हेल्दी डाइट नहीं लेगी तो कोई भी एक्सरसाइज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। सो कोई भी एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। बॉडी आपका ब्रीदिंग अगर प्रॉपर आ रही है और आपकी जो है वो डाइट हेल्दी है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपका खुद दिल करता है। और जब इंसान का खुद एक्सरसाइज करने को दिल करता है वही एक राइट एक्सरसाइज होती है उसके लिए, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो। इंसान के अंदर से जो एक ताकत और आवाज आती है वो हमेशा अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट से आती है, स्पेशली इस कंडीशन में। जैसे जिंजर जो है, मैं समझती हूँ कि जिंजर टी पीना जो है इस तरह की औरतों के लिए प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने के लिए बहुत जरूरी है। बीफ खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो चटनी होती है हमारी धनिए, पुदीने, लहसुन, अदरक की, जो नॉर्मल हेल्दी खाने जिस तरह रहमान बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मिकदार में आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। मिंट का इस्तेमाल करना चाहिए। चटनी प्रॉपरली खानी चाहिए। खाना सबसे बड़ी बात है, मैं आम लोग भी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खाना चबा के खाना चाहिए। जितना खाना आप चबा के खाएंगे उतना आप हेल्दी
हेल्दी रहेंगे, क्योंकि दांत जो है हमारे मुंह में लगाए गए हैं, पेट में नहीं लगाए गए। तो ये चीजें बेसिकली स्किन के लिए, लोगों की स्किन मुरझा जाती है, इस तरह की चीजें। तो रोज वाटर का अगर आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें रेगुलरली और वजू करें और रोज वाटर का ज्यादा से ज्यादा फेस पे इस्तेमाल रखें, तो इस तरह की चीजें बहुत रिफ्रेश करती हैं। जब आप अंदर से रिफ्रेश होते हैं और ताजगी फील करते हैं, तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही कह रही है जिया, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं होगा ना, थक जाते हैं। सही कह रही, थकन होगी, आप बोर फील करेंगे, दिल नहीं हो रहा, एक्सरसाइज करने का मूड ही नहीं हो रहा, अच्छा तो फिर आप वाकई नहीं कर सकते और आप वजन भी नहीं कम कर सकती इस तरह। तो फिर अच्छा रहमान, आप उस वक्त कुछ एक्सरसाइज बता रहे थे, वजू करें रेगुलरली। जी बिल्कुल रहमान, लास्टली हम मूव करेंगे, आप जो लास्ट एक्सरसाइज को बता रहे थे, यू नीड अ ब्रेक, आप भी थोड़ा सा करें और उसके बाद फिर बताएं। हाँ जी ओके, अब एक्सरसाइज है, ये भी पोस्चर आपने उसी तरह, मैट आपने ले लीजिएगा सॉफ्ट, ताकि नी पे प्रेशर ना आए। सही है। और बॉडी बैलेंस, स्पेशली ये एक्सरसाइज उनके लिए हैं, बेली डाउन है, वो एक्सरसाइज करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले डाइट ठीक करके फिर साथ साथ। ठीक है। फर्स्ट मूव आपने करना है, ऐसे लगेगा गिरेगी नहीं। राइट, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग को अप पोजीशन में लाइट सा बैलेंस, 1 अच्छा 2 3। फर्स्ट वीक इसको स्लोली रेंज ऑफ मोशन में करें, देन ऑटोमेटिकली जो ना आपका स्टेमिना बिल्ड अप हो जाएगा और आपको लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ। 1 2 3 10 रैप्स ईच साइड आपने करने। ओके, 1 2 3 4 5। सही। स्लोली मोशन में, हाफ रेंज ऑफ मोशन में आपने इसको करना है। उसके बाद आपने ब्रीथ वैक्यूम करने, ईजी होके आप बैठ जाए, रिलैक्स, कुछ नहीं सोचना, और ब्रीथ इन देन होल्ड, बॉडी को ब्रीथ इन करना है, बेली को खींचना है। ये वैक्यूम एक्सरसाइज है जो बेली को स्टिफ करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, इन, होल्ड, देन ब्रीथ आउट, इन, होल्ड, देन ब्रीथ आउट। ये वो एक्सरसाइजेस हैं कि जिसको आप कहीं भी आप कर सकते हैं। सिचुएशन ये है कि डाइट फर्स्ट आपने माइंड में रखनी है और आपने ये देखना है कि हीलिंग प्रोसेस ठीक है, ठीक मेरा चल रहा है, और फिर उसके बाद आपने वर्कआउट करना है। सही। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ठीक। इस एक्सरसाइज के बाद आपने फर्स्ट आपने हाथों को यूं क्रॉस, देन स्ट्रेट, क्योंकि मसल भी रिलैक्स करनी है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कि आपने थोड़ा वर्कआउट किया है, आपको बर्डन फील ना हो। इजी, हाथ को क्रॉस करके, आर्म स्ट्रेट, और हाथों का प्रेशर बैक साइड पे, नेक डाउन, देन 10 सेकंड होल्ड। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपके बैक मसल, नेक और स्पाइनल एरिया को रिलैक्स करेगा। जबरदस्त। तो ये जो आपने रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बताई है तो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि बच्चों को उठाए जो है ना वो माँ थक जाती है, क्योंकि बैक पे प्रेशर आता है। ऐसा ही है, और क्योंकि आपने एकदम सडन चेंज आता है तो ये आपको रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नींद नहीं होती, आप उठा बच्चों को थक जाती हैं, वो बच्चे सोने भी प्रॉपर नहीं देते। जी योर क्लोजिंग रिमार्क्स, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? जी मैं बार बार यही कहूँगी कि पहले अपनी एनर्जी कंप्लीट करें, जो कि हेल्दी डाइट से आती है, सही खुराक से आती है, नींद पूरी करें, ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जैसे मैंने बताया। जरकश एक किशमिश की तरह का एक ड्राई फ्रूट है, जरकश, ठीक है। इसको अगर आप ले लें और 1 टीस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसको ग्राइंड करके पी जाएं, तो जो खून की कमी औरत में हुई भी होती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी, पूरा निज़ाम आपका ख़राब होता है। लोगों की अक्सर चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, बहुत खून ज़ाया होता है, तो खून बढ़ाने की चीज़ें जो हैं वो खाएं। जरकश एक मेवा है हमारा, अगर उसको आप भिगो दें रात को पानी में और सुबह उठ के ग्राइंड करके पीना शुरू हो जाए, तो आपका कुछ ही दिनों में रंगत, खून सारा साफ हो जाएगा और एक बेहतरी हो जाएगी। और पीरियड्स के दौरान स्पेशली औरतें जो हैं वो पहले 3 दिन नहाना बिल्कुल बंद कर दें, ठंडा पानी मत पिए, नहाना बंद कर दें, ताकि उनका सारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलर रहे। बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो आपने साथ साथ जो है ना वो बच्चे की केयर के साथ अपनी केयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट का ख्याल रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। यहाँ पर क्लोज करेंगे शो को, कर आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद टॉपिक्स के साथ। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया रहमान और जी आप आए, और यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।